हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर हम एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं तो उस फील्ड की वजह से उस डाइपोल पे टॉर्क जनरेट होता है। उसी टॉर्क का हमें एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो जब पहले जरा समझ लेते हैं कि टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और फिर उसका एक्सप्रेशन को भी हम डिराइव कर लेंगे। ओके, सो ये मैंने एक डाइपोल ड्रॉ करा है। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया यहाँ पे और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा ना, ऐसे ऊपर की तरफ होगा P। और मान लेते हैं हमने इस डाइपोल को एक ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रखा है। ठीक है, इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, राइट साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ओके, तो हमने इसको इसके अंदर प्लेस कर रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये भी आपने मेंशन कर देता हूँ। ये जो अभी भी केस स्टडी कर रहे हैं ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब फील्ड हर जगह पे सेम है। ठीक है, हर लोकेशन पे हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम है ना, वैल्यू कांस्टेंट है। दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगी। वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई द फोर्स ऑन द चार्जेस। अब जरा डायरेक्शन देख लें हम उन फोर्सेस की। तो अब देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग होगी। आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो। आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो ना कि अगर ये क्यू पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये इस तरफ लगेगी फोर्स, इस पे फोर्स, और इस पे भी फोर्स लगेगी। और जो नेगेटिव चार्ज होगा उस नेगेटिव चार्ज की जो फोर्स होगी वो अपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये राइट है ना, जो नेगेटिव चार्ज होगा और ये राइट साइड था पॉजिटिव चार्ज पे, तो इस पे जो फील्ड लगे फोर्स लगेगी वो नेगेटिव और लेफ्ट साइड पे लगेगी। एंड दैट इज एफ। आप चाहो तो वन टू को से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ वन और एफ टू। ठीक है, और हमें पता है ये वेक्टर ये फोर्स बेसिकली किसके इक्वल होगा, क्यू इंटू ई के इक्वल होगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे जाएंगे। और ये किसके इक्वल होगा, माइनस क्यू इंटू ई के इक्वल होगा, क्योंकि चार सौ माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू इंटू ई के इक्वल होगा। ये चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो एक चीज देखो। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो हम ये लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे जाती है और नेगेटिव के टूवर्ड जाती है। दैट मीन्स अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने राइट साइड में बनाई, इसका मतलब ये किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रही होगी और इस तरफ किसी न किसी नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो रही होगी। सो आप यहाँ से भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी इस लॉजिक से भी आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सो अब बस सिंपल सा एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो क्या है, दैट लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। सो अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, और ये इधर का नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल। तो इस पे फोर्स होगी लेफ्ट साइड। और उसी तरह पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, देखो समझ सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, सो टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, अगर मैं पूरे डाइपोल को एक सिस्टम मानूं, पूरे डाइपोल के दोनों चार्जेस को अगर मैं इसको एक सिस्टम कंसिडर करूं, तो जो नेट फोर्स है टोटल फोर्स हो जाएगी नेट फोर्स। तो वो बेसिकली दो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लिख रहा हूँ मैं ना। तो नेट जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो लग रही है F1
एंड F2, दो ही फोर्सेज है, एक चार्ज Q पे प्लस Q पे और एक चार्ज माइनस Q पे। अब अगर मैं इनको देखूं तो प्लस ये F1 फोर्स कितना है QE, और F2 फोर्स कितना है माइनस QE। सो ये हो जाएगा QE माइनस QE, और ये कैंसिल इक्वल है, ठीक है, तो कैंसिल होकर फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो। दैट मीन्स जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है on a dipole placed in an uniform electric field is equal to zero. That means no external force acts on the dipole. और अगर कोई नेट फोर्स नहीं है, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, किसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, सिस्टम का। और यहाँ पे हमने सिस्टम क्या माना था, डाइपोल, पूरा डाइपोल को एक सिस्टम माना था, ठीक है। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है कोई फिजिकल मूवमेंट इस सेंस में कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ट्रांसलेशनल मोशन होता है एक लोकेशन चेंज होना, मतलब पूरी सिस्टम एक लोकेशन से, कोई भी बॉडी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कर रही है, ठीक है, तो कोई उस तरीके का मोशन नहीं होगा। ये डाइपोल यहीं पे क्या रहेगा, इसी अपने लोकेशन पे ही रहेगा। ओके, वैसे तो ये आप 11th क्लास में रोटेशनल मोशन में हम ज्यादा इसको अच्छे से एक डिफरेंस देखते हैं कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। एक्चुअली में तो यहाँ पर रोटेशन मोशन भी होगा, तो ये भी कहना गलत है कि अपनी लोकेशन पे फिक्स रहेगा। एक्चुअल में ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई भी सिस्टम के हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हर एक पार्टिकल या हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तो सब इक्वली ही मूव करते हैं। ठीक है, सब ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, नेट जो है ना बॉडी की लोकेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी जब वैसे तो 11th क्लास में आपने अच्छे से देखा होगा ट्रांसलेशनल रोटेशनल, और फिर दोनों का मिक्सचर भी होता है, दोनों को कंबाइन करके भी एक मोशन क्रिएट होता है। तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा कि ये नेट फोर्स से जीरो हो गया। अब सेकंड थिंग, नेट फोर्स से जीरो आ गई, बट जो ये दो फोर्सेज है ना, ये देखो इक्वल अपोजिट है। दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं F1 F2, ठीक है, जो ये F1 एंड F2 फोर्स है, ये क्या है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इनका नेट फोर्स से जीरो हो गया। ठीक है, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन, देयर लाइन ऑफ एक्शन आर इज डिफरेंट या आर डिफरेंट, या दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, their lines of actions are different। दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। अब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, देखो, तो अगर हम मैं अगर ड्रॉ करूँ तो देखो, जो F1 फोर्स थी वो इस तरफ एक्ट कर रही थी ऐसे, और F1 फोर्स कुछ ऐसे एक्ट कर रही थी, है ना, F2 फोर्स, सॉरी, F1 और F2 कुछ इस तरीके से, है ना। अगर आप डायग्राम में भी देखो, दोबारा से देखो, एक ये राइट साइड थी F1, ठीक है, ये जो राइट साइड है F1, और एक ये लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, तो ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखो लाइन ऑफ एक्शन सेम कैसे होता है, मैं जरा उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। देखो, अगर ये दोनों एक ही लाइन में, मतलब इसी लाइन के अलोंग एक्ट करती है दूसरी फोर्स, जरूरी नहीं दोनों का पॉइंट कॉमन हो, है ना, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो तो डिफरेंट हो सकता है, बट ये दोनों एक ही लाइन में एक्ट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एक ही लाइन में, अगर ऐसा सीन होता कि एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, तो ये एक ही लाइन में है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल अपोजिट तो है, बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है ना। इसकी लाइन ये है कुछ इस तरीके से, और इसकी लाइन ये है, ठीक है? इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है। तो ऐसी फोर्स क्या करती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों फोर्स की वजह से क्या होगा, एक नेट टॉर्क जनरेट होगा, जो कि इस डाइपोल को रोटेशन इफेक्ट देगा, इसको रोटेट कराएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो थोड़ा मैकेनिक्स के एग्जाम्पल से अच्छे समझाएगा। वैसे तो आपने 11th में पढ़ा है, जैसे मान लो एक मेरे पास ये कोई भी एक, मान लो डस्टर टाइप का कुछ है, या कोई रॉड है, या कुछ भी है, डस्टर अज्यूम कर सकते हो, जैसे मान लो कोई डस्टर है, ठीक है, और मैंने दो सिनेरियो है मेरे पास, मैं थोड़ा दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास दो सिनेरियो है, ये रॉड टाइप है ना कुछ,
और मेरे पास दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो में तो क्या हुआ, मैंने ऐसे फोर्स लगाई है ऊपर नीचे, और एक सिनेरियो में मैंने ऐसे फोर्स लगाई है। तो आप दोनों में देखोगे तो देखो दोनों में तो नेट फोर्स है जीरो, दोनों में नेट फोर्स तो जीरो है, जो कि इक्वल है। ये सारी फोर्सेस इक्वल है ना, बट डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ भी ये इक्वल अपोजिट फोर्स लग रही है। यहाँ पे देखो, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो रोड पे टोटल नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, दोनों इक्वल इक्वल है, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। बट दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है, इस केस में तो क्या होगा, कोई भी रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा इस केस में। ये जो रॉड है ये ऐसी बीच में ही फिक्स रहेगी। बट इस केस में क्या होगा, आप ध्यान से देखो, ये जो रॉड है ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, ऐसे एक रोटेशन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, तो जैसे पेन होता है ना, पेन को ही आप पेन से भी कर सकते हो, पेन को टेबल पे रखो और एक बार तो किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम ही लाइन में ऐसे फोर्स लगाओ, और दूसरे केस में क्या करो, एक सेपरेशन के साथ फोर्स लगाओगे। अगर आप, जरूरी नहीं बिल्कुल आप ऐसे एक्सट्रीम कोनों पे लगाओ, जैसे यहाँ मैंने बिल्कुल एंड्स पे लगा के दिखाया। और ऐसे भी नहीं कि यहाँ पे सेंटर भी होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपने टेबल पे रखा है, तो ग्रेविटी को तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल टेबल से बैलेंस हो रही है, रिएक्शन फोर्स से। तो वहां पे तो आप देखोगे, अगर मैं इसको, ठीक है, ये मान लो थोड़ा अंदर की तरफ भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये थोड़ा इधर उधर भी अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट इशू क्या है कि ये जो है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ये है, अगर ये बैलेंस होना है, अगर टॉर्क, मतलब अगर कोई रोटेशन इफेक्ट नहीं हो ना, तो लाइन ऑफ एक्शन, जैसे यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, और यहाँ पे तो अलग अलग है ऑफकोर्स, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन, एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका इधर है और इसका इधर है। ठीक है, तो आप देखो सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है ना, एक फोर्स इधर हो गई, एक फोर्स इधर हो गई, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ भी क्या क्रिएट होगा, एक रोटेशन, ये डाइपोल जो रोटेट करने लगेगा ड्यू टू द टॉर्क। अब रोटेशन कौन प्रोड्यूस कराता है, टॉर्क। जैसे नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स जरूरी है, वैसे ही रोटेशन मोशन के लिए क्या जरूरी है, टॉर्क जरूरी है। ठीक है, और ठीक है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, सो देयरफॉर दे फॉर्म अ कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, अब कपल क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं कि ऐसी दो फोर्सेस जो इक्वल अपोजिट है, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ठीक है, टॉर्क तो नॉन कपल फोर्स से भी जनरेट हो सकता है, बट कपल जो होता है वो एक खास तरह का फोर्सेस होती है जो कि टॉर्क को जनरेट करती है। और उनका क्या स्पेशल क्या है कि दोनों इक्वल अपोजिट, दो फोर्सेस होंगे तभी कपल बनता है। और पहली चीज तो दो फोर्सेस होंगी, और दोनों क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन इट विल फॉर्म अ कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हो। और एग्जांपल होता है, जैसे जब आप किसी बॉटल को ओपन करते हो, जो कैप को जब आप रोटेट करते हो, तो आपका एक फिंगर तो इस तरफ फोर्स लगाता है, मतलब आपकी थंब जो होता है, थंब एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ऐसे। मतलब किसी बॉटल का कैप है, आप इसको मतलब ओपन करना चाह रहे हो, तो आपका थंब तो ऐसे बैकवर्ड फोर्स लगाता है, और आपका ये जो होगा वो दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये भी कपल का, ये भी एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे कपल फॉर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, अब किसी भी कपल के लिए जो फोर्स टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, सो टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू ए कपल ऑफ फोर्स, ये होता है फोर्स, जिस भी फोर्स की वजह से आप इंडिविजुअल फोर्स देख रहे हैं ना, एक ही बार लेनी है, दो बार नहीं लेनी है, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन। जो वो दो लाइंस ऑफ एक्शन है जिनके अलावा
अलोंग जो फोर्स लग रही है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो फोर्स से, दैट विल बी द नेट टॉर्क और द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना, टॉर्क, अभी चिंता मत करो ये फॉर्मूला भी बता दूंगा अगर लग रहा हो कि ये आपने कभी पढ़ा है देखा नहीं, वैसे तो आपने 11th में कराया गया होगा, बट जनरली क्या कराते हैं, जनरल फॉर्मूला तो सबको ध्यान होता है आर क्रॉस एफ करके। हो सकता है ना आपको लग रहा हो कि हमने जो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा आर क्रॉस एफ 11th क्लास में, ये और ये कहाँ से आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई नहीं, वो भी अभी एक बार बता दूंगा, तो पहले एक बार जरा डेरिवेशन पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ चीजें और डिस्कस करनी है ना, फोर्स मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम करती है। तो फोर्स हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, तो आर, एफ और आर को मल्टीप्लाई कर दोगे इन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्रोड्यूस ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको कपल का टॉर्क निकालना है तो आप फोर्स ले लो, ठीक है, जिस भी फोर्स की वजह से वो कपल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ले लो उसका और उसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अभी वैसे इसको भी देख लेंगे, अब तो इसको मैं अगर एक बार करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि ये दो फोर्सेस है और इनके बीच में मान लेते हैं ये इनका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये इनका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ और एफ, डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या एफ है, और ये हो गया आर, तो ये आर क्रॉस एफ करोगे तो ये टॉर्क आ जाएगा, सॉरी आर इंटू एफ करोगे, आर क्रॉस एफ तो जनरल फॉर्म होता है, तो अगर आप आर, ये वाला आर, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इंटू एफ करोगे तो ये टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूँ कि जो कपल का टॉर्क होता है ना, ये कपल का टॉर्क होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, मतलब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो सेम ही है, खाली किस केस में, अगर किसी कपल का टॉर्क है तो, वरना जनरली तो क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड करता है वो, मतलब फोर्स के, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ओरिजिन का भी रोल होता है किसी भी जनरल फोर्स के टॉर्क पे, बट अगर कोई कपल होगा तो उस केस में ओरिजिन का कोई रोल नहीं होता है ना, ये अभी आपने 11th क्लास में सीखा होगा। यहाँ पे इसलिए देखो मैंने कोई ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट डिफाइन नहीं करा है ना, मैंने जनरल एक फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ जनरल फॉर्मूला काम करता है, बट आप किसी भी का उसके लिए नहीं लिखोगे तो वहां पे ओरिजिन मैटर करता है। ठीक है, चलो ये भी ये आप बता ही देता हूँ एक बार हल्का सा, है ना, ताकि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ओरिजिन से मतलब क्या होता है। वैसे देखो, जो जनरल फॉर्मूला होता है ना टॉर्क का, यहाँ पे देख लो, जो जनरल फॉर्मूला होता है टॉर्क का, दैट इज आर क्रॉस एफ। अब ओरिजिन से मेरा मतलब क्या है, मान लो अब जैसे फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, एक बार आपने ओरिजिन ले लिया ये पॉइंट, और ये दो ओरिजिन कंसीडर कर लो, ये ओ और ये ओ डैश, तो इसकी वजह से जब आप लिखोगे ये हो गया एफ वेक्टर, जब आप ओ के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो आप इसको आर वेक्टर, ये हो गया आपका, और जब आप ओ डैश के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो फिर आपका आर वेक्टर ये हो जाएगा, आप ओ डैश से लिखोगे फिर यहाँ तक का वेक्टर टॉर्क। तो देखो सेम, अगर ओरिजिन के चेंज होने से क्या हुआ, आर वेक्टर चेंज हो गया, अब ये वेक्टर तो कुछ और होगा ना, इसको आर से नहीं आर डैश से रिप्रेजेंट करोगे अब, तो क्योंकि ये अलग वेक्टर है और ये वाला वेक्टर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों वेक्टर अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों की वजह से टॉर्क में क्या होगा, अलग अलग, अलग आंसर आएगा ना जब आप एक बार आर क्रॉस एफ करोगे, इसका मतलब ये हुआ जब आप ओ के अबाउट निकालोगे तो आप करोगे आर क्रॉस एफ, और जब आप ओ डैश के अबाउट निकालोगे तब आप करोगे आर डैश क्रॉस एफ, तो दोनों आंसर तो अलग अलग आएंगे। तो टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है ओरिजिन पे, बट अगर किसी कपल का टॉर्क है, अगर कोई कपल ऑफ फोर्सेस है, मतलब दो फोर्सेस जो इक्वल अपोजिट है और इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो जाता है, फिर ओरिजिन का कोई लॉजिक नहीं रह जाता, खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का वो मैटर करता है। ठीक है, अब वैसे तो इसका प्रूफ आपने 11th क्लास में करा होगा, है ना, करने को आप अभी भी देख सकते हैं, बट वो कोई पॉइंट, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इंपॉर्टेंट है और पूछा भी नहीं जा रहा आपसे। ठीक है, बट ये दिमाग में होना चाहिए कि हम यहाँ पे कोई ओरिजिन को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वैसे टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है,
क्योंकि कपल का टॉर्क है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो अब जरा पहले एक बार डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये छोटी छोटी चीजें भी हम देख लेंगे। तो टॉर्क का जो हमने फॉर्मूला देखा वो देखा एफ इंटू आर। आर जो होगा दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और एफ जो होगा वो फोर्स होगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने जो हमारा केस है डाइपोल का उस पे। तो हमारे केस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो कितना है, क्यू इंटू ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू ई। और अब हमें देखना है कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये आर कितना होगा। तो जरा वापस से हम अपने डायग्राम पे आ जाते हैं जो मैंने ड्रॉ करा था। तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये नहीं, ये तो हुआ मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सॉरी, हाईलाइट करके तो और बेकार ही लग रहा है, सिंपल तरीके से कर लेता हूँ। एक सेकंड। So this is the perpendicular distance that we have to find out। तो हमारे केस में जो r हो गया वो ये हो गया। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं जो ये एंगल है, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ, अब देखो ध्यान से, ये पूरा डाइपोल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों डाइपोल के ये वाला डिस्टेंस, ये यहाँ माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक। तो ये डाइपोल की लेंथ हो गई, और हम डाइपोल की लेंथ को किससे डिनोट कर रहे थे, 2a से। कल तक हम लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, जो डाइपोल की लेंथ होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, 2a से। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 2a। अब खाली मैं इस वाले ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जरा इस वाले ट्राइंगल को देखो जो वहां पे था। तो ये डिस्टेंस हो गया 2a, और ये आर चाहिए, ये हो गया थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा, देन व्हाट कैन आई राइट, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज आर एंड हाइपोटेन्यूज इज 2a। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में पढ़े ना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आर, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज है 2a जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। अब तो यहाँ से आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा। आर का फॉर्मूला क्या है, 2a साइन थीटा। सो आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क हो गया एफ की जगह क्यू ई, आर की जगह 2a साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बना, अब देखो, अगर मैं इस टू ए क्यू को एक साथ क्लब कर दूं और बचा ये ई साइन थीटा, तो टू ए क्यू क्या होता है, ये होता है डायपोल मोमेंट। तो पी हो गया ये पी साइन थीटा। डायपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये हो जाएगा 2aq हो जाएगा डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय p। तो द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इज p इज sin थीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो ये खाली मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आया, पर इसमें डायरेक्शन का भी तो रोल है। अब जरा डायरेक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जरा डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास अभी तक हमने देखा कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आया दैट इज इक्वल टू p sin थीटा। ठीक है, अब जरा एक चीज और देखो, डायग्राम में देखो, जो ये एंगल थीटा है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो थीटा एंगल है ये पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का भी एंगल है। अगर मैं पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल बनाऊंगा तो क्या वो भी थीटा होगा, देखो बना के देखो, जस्ट जरा देखें बना के। तो अगर मुझे पी वेक्टर ये हो गया और ई वेक्टर ये हो गया, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, है ना। पी वेक्टर ये हो गया, ये हो गया पी वेक्टर, और ये हो गया ई वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है, थीटा ही है। जो एंगल डाइपोल एक्सिस बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वही एंगल तो डाइपोल मोमेंट भी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डाइपोल एक्सिस के अलोंग ही होता है। गेटिंग माय पॉइंट भाई, ये डाइपोल एक्सिस है ना जो जिसके अलोंग ये डाइपोल रखा हुआ है, ये जो लाइन है ये डाइपोल एक्सिस है, और ये थीटा एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ।
ठीक है, तो जो ये डाइपोल मोमेंट होगा वो भी थीटा एंगल ही तो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और ये अब देखो, अगर मैं इस सेम चीज को अब यहाँ पे यूज करूँ तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा जो है इट इज द एक्यूट एंगल और एंगल बिटवीन द पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो यहाँ से मैं देखो, अब यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। मैं टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट, अब ध्यान रखो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद करो, जैसे सी वेक्टर जो होता था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, उसको कैसे डिफाइन करते थे, ए बी साइन थीटा से, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी होता था। ठीक है, ये डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। सो सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे टॉर्क को लिख सकते हैं पी साइन थीटा, और ये थीटा पी और ई के बीच का एंगल है, तो दैट मीन्स मैं इसको टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी भी है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं टॉर्क इज इक्वल टू ई क्रॉस पी भी लिख सकता हूँ। तो दोनों तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर तो पता नहीं ना। अब जैसे ए बी साइन थीटा है ना खाली, तो ये मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी से भी आ सकता है, और बी क्रॉस ए करोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, चाहे आप ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए करो, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से क्या करेक्ट होता है ना, कि अगर डायरेक्शन वाइज हम देखें तो दोनों में से क्या चीज करेक्ट होगी। तो अगेन हम चलो यहीं पे मैं डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से था, है ना, एक फोर्स इधर थी F1, और एक फोर्स ये बीच में डाइपोल था ना ये, और एक फोर्स इधर थी F2। ठीक है, P वेक्टर इधर जा रहा है ना, P वेक्टर इधर जा रहा है और E वेक्टर इधर जा रहा है। अब जरा ये बताइए, अगर हम इस फोर्स को ध्यान से देखें, खाली F1 F2 को, और जरा सेंस देखना चाहें कि इसका रोटेशन किस तरफ होगा, ये जो डाइपोल है ये रोटेट करेगा क्या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, खुद से सोचो। अब जैसे कोई इसको ऐसे कंपेयर करो, जैसे मान लो रॉड होती थी, तो एक ऐसे फोर्स और ऐसे फोर्स लगा देते, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा था इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन ये था। और अगर ये सेम फोर्स इस तरीके से लगी होती तो फिर ये ऐसे रोटेट करता, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता। अब सेम यहाँ पे कंपेयर करो, ये फोर्स ऐसे लग रही है ऊपर इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये किस तरफ रोटेट करेगा, ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। दैट मीन्स जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसका जो रोटेशन बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एसेंस इसका डेवलप करो, है ना। सिंपल है ना, फोर्स की डायरेक्शन से हमने ये प्रेडिक्ट करा है, ये निकाला है कि ये किस तरफ रोटेट करेगा। तो अगर हम फोर्स के डायरेक्शन को देखेंगे ना, तो ये इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब जो रूल है वो ये कहता है कि वेक्टर को, मतलब टॉर्क वगैरह को डिफाइन करने का, क्योंकि देखो ये क्लॉकवाइज है, तो जो इसका टॉर्क बनना चाहिए ना वो आउट ऑफ द पेपर होगा, और वो टुवर्ड्स, जैसे भी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन को, तो टुवर्ड्स भी होगा, मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, डॉट से दिखेगी रहता है। आ याद है मैग्नेटिक फील्ड में आपने डॉट और क्रॉस दो पढ़े होंगे, दैट मीन्स क्या है, ये आउट ऑफ द, अभी जो मेरे केस के लिए आउट ऑफ द स्क्रीन हो गया, जबकि आउट ऑफ द पेपर बोल सकते हो आप, या स्क्रीन बोल सकते हो, तो अभी आउट ऑफ द स्क्रीन है, टुवर्ड्स मी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द स्क्रीन भी है ना। ये जो प्लेन है जिसमें मैं हमने डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ड्रॉ करा है, इस सबसे परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ। मतलब अगर ये पूरा जो स्क्रीन है, अगर वो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई प्लेन हो गया, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग, और वो भी आउट ऑफ द, मतलब पॉजिटिव जेड के अलोंग। अगर मैं ऐसे कंसिडर करूँ कि ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये डाइपोल वगैरह इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कुछ एक्स वाई प्लेन में है, तो जो टॉर्क होगा ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग बाहर की तरफ। ठीक। और अब मुझे टॉर्क का पता चल गया, और ये सारी चीजें मुझे पता है, तो अब देखो मुझे पी क्रॉस ही करना है, और मुझे ऐसे, मतलब पी क्रॉस या ई क्रॉस भी करना है, और कर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो टॉर्क बने वो ऐसे आउटवर्ड्स आए। तो अब जरा देखो, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बना देते हैं, देख लेते हैं। ये हो गया पी वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर। अब देखो, अगर मैं पी क्रॉस ई करूंगा,
तो उसका तरीका क्या होता है डायरेक्शन निकालने का? राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा कि अपने फिंगर्स को कर्ल करो। जैसे मान लो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना, पहले बेसिक से देख लेते हैं। अगर मुझे ए क्रॉस बी के डायरेक्शन निकालनी है, तो ये क्या होता है, आप अपने फिंगर्स राइट हैंड को, जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, जैसे मान लो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो आपको इस डायरेक्शन में कर्ल करना है अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की। तो जो थंब होगा, एक्सटेंडेड थंब, दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो जो आपका थंब होगा वो ए और बी के डायरेक्शन में, वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पे देखो पी वेक्टर है, या ई वेक्टर है, तो पी क्रॉस ही करेंगे तो ऐसे जाएंगे, पी क्रॉस ही करेंगे तो ऐसे जाएंगे। और सॉरी सॉरी, ये तो इनटू द बोर्ड पेपर होगा, सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, माय बैड। एक्चुअली ये क्या होगा, ये इनटू द नेगेटिव साइड को लेंगे, क्यों? देखो ये राइट राइट साइड में है ना, तो वो राइट हैंड रूल से देखते हैं ना, ये बेसिकली क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये फोर्स की वजह से, ये मैंने एरो तो ठीक बनाया था, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहा है। बट अगर आप राइट हैंड को, आप देखो तरीका क्या होता है, आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को जिस डायरेक्शन में डायपोल रोटेट कर रहा है वैसे रोटेट करो, तो आपका थंब टॉर्क के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो अगर आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो थंब जो होगा वो टॉर्क की तरफ पॉइंट आउट करेगा। और सेम देखो, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं पी क्रॉस ई को यहाँ से देखता हूँ, तो पी क्रॉस ई का जो रिजल्टेंट होगा वो भी किधर होगा? इनटू द स्क्रीन या इनटू द पेपर होगा। और अगर मैं ई क्रॉस पी कर देता हूँ, तो ई क्रॉस पी के लिए आप इस तरीके से रोटेट कर दे। ई क्रॉस पी की जो डायरेक्शन होती है वो होती आउट ऑफ द पेपर। ई क्रॉस पी की जो डायरेक्शन होती वो होती आउट ऑफ द पेपर। तो हमारे केस के लिए क्या सुटेबल है? हमारे केस के लिए ये सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि इस केस में देखो हमें तो दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा ना डाइपोल, ड्यू टू दिस फोर्सेस या कपल ऑफ फोर्सेस, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए वो इनटू द स्क्रीन या इनटू द पेपर होनी चाहिए। ठीक है, इनटू द पेपर या इनटू द स्क्रीन होनी चाहिए। तो वो क्या तब आएगी जब आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे, ना कि ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है वेक्टर फॉर्म में? पी क्रॉस। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया? पी क्रॉस ई। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया, और बाकी मैग्नीट्यूड तो हमें पता है क्या होता है, पी साइन थीटा। ओके, सो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट थिंग, अब हम नेक्स्ट थिंग देख सकते हैं कि, तो चलो पहले ना इसको, पहले कुछ पहले ये खत्म। अभी मुझे वो ध्यान है ना कि मुझे वो फॉर्मूला भी एक बार बताना है कि वो आर इंटू एफ कैसा है ना, वो मेरे माइंड में है, वो भी लास्ट में करा था, पर पहले वो कर लेते जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया टॉर्क का पी साइन थीटा, तो यहाँ से हम कुछ चीजें देख सकते हैं। एक तो देखो, अगर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ पी एंड ई, टॉर्क जीरो कब होगा? जब ये साइन थीटा जीरो हो जाए। पी और ई नॉन जीरो है ना, तब की बात करें, जब पी और ई नॉन जीरो है तब की बात करें। अगर ये जीरो हो गए तो ऑफकोर्स ये भी जीरो कर देंगे। बट अगर ये दोनों नॉन जीरो हो गए, तो ये जीरो कब होगा? जब ये साइन थीटा जीरो हो जाए। और साइन थीटा जीरो कब होता है? साइन थीटा जीरो होता है, एक तो 0 डिग्री पे साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो। दूसरा, एक और जो केस होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल तक की बात कर रहे हैं ना, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएंगे ना, नहीं इसे तो 90 डिग्री तक। एक्यूट भी पूरी तरह बोलना ठीक नहीं है, पर ये है कि हम 180 से कम कम एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्यूट में ऑप्यूज भी लिख सकते हो, पर हम ये है कि हम 180 डिग्री से कम कम एंगल की, मतलब रिफ्लेक्स एंगल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप वहां तक देखोगे तो 0 डिग्री आएगा और फिर 180 डिग्री आएगा, या फिर पाई भी, इसको रेडियन में लिखोगे तो पाई और जीरो। ठीक है, ये दो केस में साइन जीरो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइन तो इसके बाद भी जीरो होगा। ठीक है, साइन तो इसके बाद भी जीरो होगा, 0 डिग्री पे जीरो हुआ, 180 पे जीरो हुआ, उसके बाद 360 पे जीरो होगा, है ना, फिर 540 पे, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, साइन तो और भी जीरो होगा। बट हम वो सारी वैल्यू क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें खाली स्मॉलर एंगल देखना होता है, मतलब जो मैक्सिमम जो रेंज है ना थीटा की, वो ज्यादा से ज्यादा 180 तक ही जा सकता है। ये पता है ना, थीटा की जो रेंज है, रेंज जो है थीटा की, वो 0 से 180 तक ही है।
या पाई तक ही है। क्यों? अब देखो मेरे पास दो वेक्टर है ये, तो ये हमेशा छोटा वाला एंगल लिया जाता है ना, एक्यूट शायद पीछे एक्यूट लिख देता है, बट एक्यूट तो 90 से कम होता है, बट आप इसको समझिए जरा, हमेशा जो होता है वो छोटा वाला एंगल लेना होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये दो वेक्टर है, जैसे ए बी और वेक्टर, इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला एंगल और एक ये बड़े वाला एंगल, जिसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। तो आपको हमेशा ये छोटे वाला एंगल ही लेना होता है, जो ये थीटा होता है। ये डेफिनेशन ये कहती है तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, बट आपको कौन सा एंगल लेना है, जो कि स्मॉलर वाला है, ये छोटा वाला एंगल है। अब मैक्सिमम ये देखो छोटा वाला एंगल, मान लो आपने इसको एंगल को बढ़ाया बढ़ाया, मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, 180 हो जाएगा, जब ये बिल्कुल इक्वल अपोजिट, अब जब ये अपोजिट होगा, इक्वल तो जरूरी नहीं है, जब ये अपोजिट होगा तो एंगल हो गया पाई या 180। अगर आप इससे ज्यादा बढ़ाओगे, अगर आप इससे ज्यादा इसको बढ़ाना चाहोगे, ऐसे कर दिया मान लो आपने, तो फिर ये वाला एंगल लेंगे ही नहीं, फिर ये वाला एंगल लेंगे। तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल लेंगे वो ये वाला लेंगे। तो जो रेंज हो गई, जो रेंज हो गई ना थीटा की, वो 0 से 180 डिग्री या फिर 0 से पाई हो गई। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। तो इस रेंज में दो ही पॉसिबिलिटी पर ये एंगल जीरो होता है। ठीक है, साइन जीरो एक तो जीरो पे होता है और एक पाई पे होता है। ओके, सो इसका मतलब है नेट टॉर्क भी जीरो तब होगा, या टॉर्क भी जीरो तब होगा, जब या तो एंगल जीरो हो जाए या पाई हो जाए। अब देखो जब टॉर्क भी जीरो हो गया तो उस केस में कंप्लीट इक्विलिब्रियम आ गया। भाई जब टॉर्क भी जीरो हो गया, फोर्स तो जीरो थी, अब टॉर्क भी जीरो हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ना तो मतलब रोटेशन होगा और ना ही क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं होगा, डाइपोल बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। कोई भी तरह का मोशन नहीं होगा, ना तो रोटेशन होगा और ना ही ट्रांसलेशनल होगा। ठीक है, अब पर ये जो दो अलग अलग एंगल और दो अलग अलग जो कंडीशन आई है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और वो कौन कौन सा होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल का केस होता है जब ये थीटा आपका 0 डिग्री है या जीरो है, रेडियन में देखोगे तो जीरो, जब आपका थीटा 0 डिग्री या जीरो है, तो उस केस में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो नो डाउट टॉर्क तो जीरो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और क्योंकि एंगल जीरो है, इसका मतलब ये है कि जो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो इस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल मूवमेंट भी इसी तरफ होगा। ओके, तो डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ होगा। दैट मीन्स जो डाइपोल रखा होगा वो कुछ ऐसे रखा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, तो डाइपोल का इस तरफ नेगेटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ। और अनस्टेबल के केस में क्या है, अनस्टेबल के केस में जो थीटा है वो 180 डिग्री होगा या पाई होगा, रेडियन में, ये क्या होगा, पाई होगा। अब अगर ये पाई होगा या 180 डिग्री होगा, तो उस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट अपोजिट होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, तो जो चार्जेस रखे होंगे, जो डाइपोल प्लेस होगा, वो इस तरीके से प्लेस होगा, पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ, ताकि डाइपोल मोमेंट ये लेफ्ट की तरफ बन सके। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो सके। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वैसे मैं आपको अब जरा एक बार ये फिजिकल थोड़ा एसेंशियल बता देता हूँ कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है ना, एक बार जरा, हो सकता है आपने इससे पहले भी पढ़ा हो, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आप ऐसे देखो, आप सबसे जो बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है ये समझने के लिए, आप ऐसे कंसिडर करो, एक हमारे पास माउंटेन और एक वैली है, और एक मार्बल है ना, और एक हमने दोनों केस में क्या कर रखा है, एक एक मार्बल को या कोई बॉल है उसको यहाँ पे फिक्स कर, मतलब यहाँ पे रेस्ट पर रख रखा है ना, फोर्सेस बैलेंस हो रही है तभी रेस्ट पे होगा। अब कंसिडर करो कि किसी बंदे ने आके इन दोनों पे कोई फोर्स लगाई, इनको हल्का से डिस्टर्ब कर दिया। अब जैसे ही आप हल्का सा इन पे फोर्स लगाओगे, तो जो ये फर्स्ट वाला मार्बल है, इसके साथ क्या होगा, ये मार्बल नीचे आ जाएगा और फिर दोबारा ऊपर नहीं जाएगा जब तक कोई बाहर से इस पे फोर्स लगा के इसको मूव ना करे। बट सेकंड वाले के साथ क्या होगा, ये हल्का सा ऊपर आएगा, ऊपर उठना चाहेगा, बट क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्या है, माउंटेन है आगे, है ना, स्टीप है पूरा, तो ये एक हाइट तक जाएगा, फिर वापस से यही, है ना, और फिर क्या करता रहेगा, ये एसएचएम करता रहेगा।
एसएचएम बोलो या ऑसिलेट या नॉर्मल ऑसिलेटरी मोशन, ये कोई भी ऑसिलेटरी मोशन करेगा और इवेंचुअली क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये फिर से यहीं पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, दोनों केस में अगर आप इसको, इसका मतलब ये है, अगर आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब करा तो ये अपनी जगह से इसने छोड़ दिया अपनी जगह, बट अगर आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब करा तो सेकंड वाले को, तो ये वापस से अपनी जगह पे आ गया, भले कुछ टाइम बाद आया पर ये अपनी जगह पे आ गया। तो इस वाले इक्विलिब्रियम को तो बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल। डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि मतलब इक्विलिब्रियम में तो बॉडी है, बट अगर आप बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की, या फिर अपनी पोजीशन से और दूर चले जाने की, या कोई नई पोजीशन गेन करने की। अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना चाह रही है, मतलब फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रही है कि बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाना चाह रही है, तो उस तरह का इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल। पर अगर बॉडी नई पोजीशन, या फोर्सेस जो है अगर वो बॉडी को नई पोजीशन प्रोवाइड कर रही है, तो इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल। ओके, तो बेसिकली जब आप कभी भी चेक करना हो तो क्या करो, बॉडी को या कोई भी पार्टिकल को जो इक्विलिब्रियम में है, उसको आप डिस्टर्ब करके देखो, और डिस्टर्ब करने के बाद ये देखो कि उसका मोशन किस तरफ बनेगा, वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगा या अपनी पोजीशन से दूर जाएगा, वापस आ रहा है तो स्टेबल और दूर जा रहा है तो अनस्टेबल। तो हम इसको जरा वापस से अपने लॉजिक पे लगाते हैं। तो चलिए यहीं पे बना तो देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे डाइपोल के केस में क्या हुआ कि अगर आप डाइपोल को हल्का सा भी डिस्टर्ब करोगे, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये डाइपोल रखा था, स्टेबल के केस में क्या है, अगर मान लो मैंने इसको हल्का सा भी रोटेट कराया, मतलब मैंने हल्का सा इस पे यहाँ से फोर्स लगा हल्का सा रोटेट कराना चाहा, तो जो इस पर टॉर्क एक्ट करेगा ना, वो इसे वापस यहीं ले आएगा। स्टेबल का मतलब ही क्या है कि जो टॉर्क इस पे एक्ट करेगा, मैंने इसको हल्का सा मान लो ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो मैंने मान लो ये ओरिजिनली ऐसे था, ऐसे था ना, तो इसको प्रॉपर अब लाइन से दिखाई, और मैंने इसको हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ये नई पोजीशन, या एक सेकंड इसको दूसरे उससे ड्रॉ कर दिया, तो ओरिजिनली मेरे पास ये ये पोजीशन थी, ये माइनस की, ये प्लस की हो गया, और मैंने क्या करा, इसको हल्का से शिफ्ट कर दिया, अभी नई लोकेशन में मैं ले आया इसको, ऐसे मैंने शिफ्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ से यहाँ मूव करा दिया मैंने। तो टॉर्क क्या करेगा, जो टॉर्क की टेंडेंसी है वो इसको वापस से घुमाने की, आप निकालो चाहो तो पी क्रॉस ही करके निकालोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि जो टॉर्क की टेंडेंसी है वो इसको रीगेन कराने की है, कि ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लोकेशन पे वापस आ जाए। अगर आप पी क्रॉस ही करके निकालोगे ना, तो वो इस तरह जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चाह रहा होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज करोगे तो मतलब किसी भी तरीके से रोटेट, जब भी आप इसको हल्का सा भी शिफ्ट करोगे तो टॉर्क जो है उससे काउंटर डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ये टॉर्क है ये चाह रहा है कि ये अपनी सिचुएशन में, अपनी लोकेशन पे स्टेट में रहे। ठीक है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल। बट अनस्टेबल कैसे होगा, कि अगर मान लो, अनस्टेबल किस केस में होगा, अब मान लो ये था ऐसा, अगेन मैंने सेम कर डाइपोल को कंसीडर करा, और अब मान लो आपने फिर से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, ठीक है, आपने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करा, यहाँ से यहाँ ले गया, अगर टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मीन्स अगर टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वो इसको और दूर लेके जा रहा है। ठीक है, जो इसको क्या कर रहा है, ये एक बार रोटेट आपने हल्का से इसको डिस्प्लेस करा है, बट वो उसको पूरा घुमा देगा, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ लेके जाएगा, वो इसको पूरा घुमा देगा, जो टॉर्क की डायरेक्शन है इसको पूरा रोटेट कर देगा। अगर ऐसे टॉर्क लग रहा है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया है स्टेबल अनस्टेबल का। अब यहाँ से आप एंगल को यहाँ से फिजिकली देख सकते हो, अगर टॉर्क इस डायरेक्शन में चाहिए, जैसे अगर आप इस वाले केस में देखो, ये राइट साइड वाले में अगर मुझे टॉर्क इस डायरेक्शन में चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर होनी चाहिए, और अगर मुझे टॉर्क इस डायरेक्शन में चाहिए तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए। तो देखो वो सेम रिजल्ट आ गया जो हमने मैथमेटिकली निकाला था, कि अगर एंगल दोनों के बीच में जीरो है, जो ओरिजिनल जो डाइपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उनके बीच में एंगल जीरो है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और अगर एंगल 180 डिग्री है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा और इसका डाइपोल मोमेंट भी इधर ही होगा, तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। ठीक है, बाकी मैंने आपको भी डायरेक्शन निकालना तो सिखाया ना, आप उससे डायरेक्शन निकाल के इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना। ठीक है, बट ये कंसेप्ट
आगे भी और भी जगह काम आता है ना, तो कंसेप्ट ध्यान रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ओके, सो ये हमने ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन भी है, मैं आपको और बता देता हूँ जैसे, तो बेसिकली टॉर्क कर क्या रहा है ना, टॉर्क क्या कर रहा है, टॉर्क इज ट्राइंग या टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क ये चाह रहा है कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही रहे, मतलब जो डाइपोल मूवमेंट है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि टॉर्क ये चाहता है कि जो डाइपोल मूवमेंट, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही रहे। ठीक है, ये आप ऐसे कह सकते हो, ये देखो जैसे ही वो डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क लगना बंद हो गया। पर जब तक वो अलोंग नहीं रहेगा, मतलब जब तक वो एंगल 0 डिग्री नहीं रहेगा, जब तक क्या होगा, कोई ना कोई टॉर्क एक्ट करेगा, और टॉर्क एक्ट करेगा तो वो ट्राई करेगा कि वो घूमे। ठीक है, जीरो हो जाए 180 डिग्री हो जाए, जीरो यहाँ पे अलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर अनस्टेबल की सिचुएशन है तो उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दोगे ना, तो वो पूरा रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तब आता है ना, ये जनरली स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिफाइन करता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम आने के लिए वो तब आता है जब एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अब एक बार आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी देख सकते हो, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी साइन थीटा। फॉर गिवन पी एनी वैल्यूज, अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1। ठीक है, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की, 1। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो गई खाली पी। ठीक है, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड वाइज पी। ओके, सो आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट थिंग इज कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में एक तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, और दूसरा टॉर्क फिर नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा ना, टॉर्क तो क्या पहले भी एक्ट कर रहा था यूनिफॉर्म के केस में भी, बट नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी नेट टॉर्क जो होगा वो जीरो नहीं होगा, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा, ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। ठीक है, अब जरा ऐसा क्यों होगा, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, अब जैसे ये डाइपोल है, अगर इसको आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे फील्ड मान लो E1 है, और यहाँ पे फील्ड क्या होगी, मान लो E2 है, दोनों पे फील्ड अलग अलग होगी। तो अब जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा ना, जैसे याद करो हमने शुरू में जो डेरिवेशन करा था, हल्का सा नेट जीरो निकाला था, अब जब यहाँ पे मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो देखो, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, या फिर यहाँ पे चलो मैं फोर्स भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगी वो क्या बनेगी, Q into E1, और यहाँ जो फोर्स बनेगी F2 वो क्या बनेगी, -Q into E2। सो नेट फोर्स क्या हो गई, नेट फोर्स हो गई F1 + F2, जो कि क्या हो जाएगा, F1 की जगह Q into E1, और F2 की जगह -Q into E2। तो ये बन गया QE1 - E2। अब देखो ये जीरो तो आया नहीं, ठीक है, जीरो तो आया नहीं ना, E1 - E2 × Q आ गया। अब अगर E1 E2 इक्वल हो जाते तो ये जीरो आ जाता, जो कि यूनिफॉर्म के केस में होता है, बट क्योंकि E1 E2 अलग अलग होंगे तभी तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में जीरो नहीं होगा। तो फोर्स भी एक्ट करेगी और टॉर्क भी एक्ट करेगा। वैसे तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो ओरिजिन पे भी डिपेंड करेगा कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, बट अगर मान लो अब मुझे सेंटर के अबाउट निकालना है, हल्का सा ना ये भी डिस्कस कर लेते हैं, मान लो सेंटर के अबाउट निकालना हो, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो गया ए, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो गया अगेन ए, क्योंकि दोनों डाइपोल के बीच, मतलब डाइपोल के जो दोनों चार्जेस है उनके बीच में डिस्टेंस सेपरेशन होता है 2 है। अब मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो देखो ये मेरा ओरिजिन हो गया, तो ये एक तो ये बन गया ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर डायरेक्शन तो ये लोगे ना, जब आर क्रॉस एफ करोगे तो मैं इसको ए वेक्टर की तरह से लिख रहा हूँ, और ये जो बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बन जाएगा -ए वेक्टर। मैं डायरेक्शन लगा के इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, क्योंकि डायरेक्शन इसकी इस तरफ हो गई और इसकी अपोजिट हो गई, और फोर्सेस तो फिर है हमारे पास। तो जो नेट टॉर्क बनेगा
जो नेट टॉर्क बनेगा वो बनेगा ए क्रॉस F1, ओके, प्लस माइनस ए क्रॉस एफ, ठीक है, ये बनेगा फिर नेट टॉर्क ए क्रॉस F1 प्लस माइनस ए क्रॉस एफ, जहाँ पे ए वेक्टर हो गया इस तरफ ना, जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उस तरफ हो गया, ये ए वेक्टर जो हो गया, ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन हो गई वो डायपोल मूवमेंट के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो ए क्रॉस F1 प्लस माइनस ए क्रॉस F2, और बाकी अब तो यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू भी रख सकते हो इफ यू वांट, तो ये बन गया ए क्रॉस QE1 प्लस माइनस ए क्रॉस QE2, ठीक है। बस इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे तो हम ए को कॉमन आउट करके भी थोड़ा सा कर सकते हैं, है ना, बट रिक्वायर्ड नहीं है ना, बाकी चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या चलो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, मतलब ये ठीक है, ये तो बस मैंने लिख के दिखा दिया, जनरली पूछता नहीं है ना, पर आना चाहिए, मान लो अगर ऐसा आ जाए, तो अगर ऐसा निकालना पड़ जाए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट चीज है ना, बाकी तो हमने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी चीजें कवर करी, बट जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से हमने निकाला है, आर एफ या फिर एफ आर, कि अगर कपल के लिए जो टॉर्क होता है इट इज बेसिकली सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड इंडिविजुअल फोर्स। तो अब जरा ये भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो, हमें जो टॉर्क का फॉर्मूला पता है फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस, वो पता है आर क्रॉस एफ, जहाँ पे आर मान लो, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, ये पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है जिसके अबाउट निकालना है, फोर्स मान लो इस तरफ है, तो ये आपको ये हो गया आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर हो गया, ये एफ हो गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो टॉर्क आ जाता है। सेम कंसेप्ट को यूज करके हम निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला, आर इंटू एफ वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो जरा निकालते हैं। तो कंसिडर करो मेरे पास ये कपल ऑफ फोर्स है ना, ये दो फोर्सेज हैं जो कि कपल बना रहे हैं। तो अगर कपल है तो मान लो ये अगर एफ वेक्टर है तो ये क्या होगा, माइनस एफ वेक्टर होगा, इक्वल अपोजिट होंगे, तभी तो कपल ऑफ फोर्सेज है। अब मान लो ये कोई भी एक पॉइंट है ओ, और मुझे इस ओ के अबाउट क्या निकालना है, इसका टॉर्क निकालना है। तो अब मैं जरा पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा, और एक यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। मान लेते हैं ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूँ तो टॉर्क क्या बन जाएगा, R1 क्रॉस एफ प्लस R2 क्रॉस माइनस एफ, ठीक है, ये बन जाएगा टॉर्क, R1 क्रॉस एफ क्रॉस R2 क्रॉस प्लस R2 क्रॉस माइनस एफ, ओके। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं, तो देखो ये R1 माइनस R2 हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैं यूज करूं, क्रॉस एफ हो जाएगा, R1 माइनस R2 क्रॉस एफ, ये हो गया टॉर्क, ठीक है, R1 माइनस R2 क्रॉस एफ। अब जरा देखो R1 माइनस R2 वेक्टर कहाँ बनेगा, तो अगर मैं इसको देखूं, तो अगर ये जो वेक्टर है, ये अगर हम ट्राइंगल लॉ से देखें तो क्या यही वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर है, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है ना, तो यही वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एफ के साथ, ठीक है। बना क्या, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बना एफ के साथ, ओके। सो निकालते हैं जरा, है ना, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं एफ के साथ। तो मैं जब खाली इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये, और हमें पता है जो हमारा आर था वो क्या था, जो हमें आर जो निकालना है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये तो प्रूव करना है कि आर इंटू एफ के बराबर होगा, आर एफ के बराबर होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। अब कंफ्यूजन है ना, ये मैंने जनरल फॉर्मूले के लिए आर लिखा था, जो यहाँ पे ये लिखा है ना आर क्रॉस एफ, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जो आर है ये डिपेंड, ये दिखा रहा है कि ये मैंने कपल के लिए लिखा है ना, तो यहाँ लिख दूंगी, कंफ्यूजन है, दोनों मैंने सेम सिंबल यूज कर लिया, बट ये मैंने कपल के लिए लिखा है, और ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है टॉर्क के लिए, अबाउट एनी पॉइंट ड्यू टू ए फोर्स, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं। सो अब मैं खाली इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, तो ये तो मेरा हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर,
और ये हो गया मेरा एफ वेक्टर, है ना। अब मुझे क्रॉस करना है, तो अगर मैं इस वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दूं, दोनों के बीच का जो एंगल है मैं इसको थीटा बोल देता हूँ, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है, R1 माइनस R2 इंटू एफ साइन थीटा, ये बन गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है, देखो अब जरा ये, तो अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, है ना, कुछ इस तरीके से, मैं इसको जरा नीचे ले लेता हूँ ताकि मैं इसको कंस्ट्रक्शन को अच्छे से कर पाऊँ। तो ये था हमारा R1 माइनस R2। अब मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा, तो ये 90 डिग्री है। ठीक, अब जरा बताओ अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि लीनियर पेयर तो हमें पता है कि टोटल एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर इतना थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और मुझे ये निकालना है, ये जो डिस्टेंस है यही तो मेरा आर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यही तो मेरा आर है। अब जरा देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाऊं, साइन 90 180 माइनस थीटा लगाऊं, इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं साइन पाई माइनस थीटा लगाऊं, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, R1 माइनस R2 का मॉड। सॉरी, एक्चुअली मुझे यहाँ भी मॉड ही लिखना चाहिए, जब मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर दिया तो अभी ये खाली इसका मैग्नीट्यूड बचा, और मैग्नीट्यूड को मॉड से रिप्रेजेंट कर, सॉरी, सो इट विल आल्सो बी इक्वल टू R1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन पाई माइनस थीटा आ गया आर बाय ए। अब हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू आर बाय R1 माइनस R2। ये कन्वर्जन मेरे ख्याल से आपको आता होगा ना, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 90 180। यहाँ पे मैंने क्या यूज करा, मैंने यूज करा है दैट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बाकी नहीं आता होगा तो ये भी मैं किसी न किसी वीडियो में आपको एक करा दूंगा, है ना। बाकी तो आपने 11th क्लास में भी कई जगह पे यूज करा होगा ये फॉर्मूला, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे हमने 180 माइनस थीटा को यूज करा है विच इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो ये जो, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, दैट आर इज इक्वल टू इस वाले एक्सप्रेशन से साइन थीटा इंटू R1 माइनस R2 हमें नहीं तो इस R1 माइनस R2 इंटू साइन थीटा की जगह मैं आर लिख सकता हूँ। तो देखो वही फॉर्मूला आ गया ना, इसकी जगह आर लिखेंगे इंटू, यही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में यूज करा था उसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो ऐसे। और यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि ये जो मैंने यहाँ पे ओरिजिन ओ लिया, तो ये आंसर क्या आया, खाली दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें ओरिजिन का से कोई पोजीशन, ना तो R1 आया फॉर्मूले में, ना ही R2 है, मैं कहना चाह रहा हूँ ना तो इस फॉर्मूले में R1 आया ना R2 आया। इसका मतलब क्या है, आप ओरिजिन कहीं भी ले लो, जो टॉर्क होगा वो खाली दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो तभी मैंने शुरू में लिखा था स्टार्टिंग में कि जो टॉर्क ड्यू टू अ कपल होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप ओरिजिन कहीं भी चूज कर लो, ये जो होगा वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।